तो थ्योरीज के बाद अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, है ना। कि जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, रोड चूँकि काफ़ी गर्म होता है तो वहाँ से ऐसे लहरें जैसी कुछ तरंगें दिख रही होती हैं, है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि जब ग्राउंड है, जो रोड है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से रेडिएशन निकलते हैं, है ना। और जो रेडिएशन निकलते हैं वो वेव के फॉर्म में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे का एयर जो है वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, और ऊपर का जो एयर है उसका टेम्परेचर कम होता है तो वो हेवी होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब एयर हॉट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एयर ऊपर उठता है ना। उसको भरने के लिए जो है वो हेवी एयर जो है, जो ठंडा एयर है, वो नीचे आता है। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, और वो जो है वो एक लहर जैसा हमें दिखता है, एक वेव, तरंग जैसा दिखता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देखेंगे, लिखा है द अपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग एबव अ फायर और रेडिएटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। एक्चुअली में क्या बताया गया यहाँ पर कि एयर का डिफरेंट लेयर होता है यहाँ पर, है ना, जिसमें कि नीचे वाला जो एयर है वो काफ़ी गर्म होता है ना, काफ़ी गर्म होता है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। फिर ऊपर वाला जो एयर है वो थोड़ा सा ठंडा होता है ना, थोड़ा सा ठंडा होता है, तो उसकी डेंसिटी डिफरेंट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। तो कई सारे लेयर्स बन जाते हैं, डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं एयर के, है ना। और जब डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं तो हर लेयर से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, और रिफ्रैक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट कहीं और दिखना चाहिए था हमें कहीं और दिखता है, क्योंकि लाइट जो है वो बेंड होकर के हमारे पास आ रहा होता है ना। तो जिस पोजीशन पर होता है वो उस पोजीशन पर हमें नहीं दिखता, हमें किसी और पोजीशन पर दिखता है, और वो जो पोजीशन पर दिखता है वो भी बदलता रहता है। क्यों बदलता है? क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही होती है बार बार, है ना। जब हॉट एयर ऊपर उठ रहा होता है, कहीं पर कोल्ड एयर नीचे जा रहा होता है, तो चूंकि एयर की डेंसिटी चेंज हो रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो लाइट भी ऊपर नीचे बेंड होता रहता है बार बार, है ना। उसी को हम लोग यहाँ पर वेवरिंग कह रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर हमें दिखना चाहिए था उस पोजीशन पर तो दिखता नहीं है, कहीं और दिखता है, और जहाँ दिखता है वहाँ भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, वो पोजीशन भी बदलता रहता है बार बार, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो बार बार चेंज होती रहती है ना। तो इसी से रिलेटेड दो तरह के फेनोमेना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि एक फेनोमेना होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने कई सारे एयर के जो है लेयर्स बनाए हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लेयर बनाया है, जैसे ये स्टार है, तो स्टार से यहाँ से लाइट निकल रहा है, तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पर नॉर्मल ये हो गया, ये डिफरेंट लेयर्स मैंने दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एयर की डेंसिटी है वो नीचे आने पर जो है इधर बढ़ रही है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले एयर का ज़्यादा है, ऊपर वाले एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है ना। तो जब यहाँ से लाइट आ रहा है, स्टार बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, छोटे छोटे पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट हैं हमारे लिए, तो वहाँ से जब ये लाइट आता है तो क्या होता है कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है ना। यहाँ से थोड़ा सा बेंड होगा, इधर देखेंगे यहाँ पर और थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो जाएगा। ये यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इससे छोटा होगा। अगर ये मैं कहूँ कि ये R1 है, ये भी R1 है, तो ये R2 होगा, जो कि R1 से भी, इस R1 से भी ये R2 छोटा हो जाएगा। अगली बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो और ये R2 था, R2 से भी छोटा हो जाएगा R3 यहाँ पर। तो ये बार बार नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, तो इसलिए ये देख सकते हैं कि जिसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, वो इधर बेंड होते जा रहा है, बेंड होकर के यहाँ आ रहा है। ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को ये लाइट कहाँ से आता हुआ दिखेगा? वो लाइट ऐसे आ रहा है, इसको क्या लग रहा होगा कि ये जो लाइट है वो आ रहा है कहीं यहाँ से,
है ना, यहाँ से आ रहा है, तो उसको, इस ऑब्जर्वर को जो स्टार है वो यहाँ नहीं दिखेगा बल्कि यहाँ दिखता है ना। तो उसका ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर है लेकिन दिखता है यहाँ पर, और ये पोजीशन भी फिक्स नहीं है, ये पोजीशन भी बदलता रहता है क्योंकि एयर की डेंसिटी जो है वो बार बार चेंज हो रही होती है। एयर की डेंसिटी चेंज होने से क्या होता है कि एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो रहा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होता है तो ये जो लाइट रे का जो पाथ है वो भी फिक्स नहीं है, कभी ऊपर से कभी नीचे से बार बार आ रहा जा रहा होता है। इसलिए ये जो पोजीशन है स्टार का वो भी ऊपर नीचे खिसकता रहता है। तो इसलिए हमें लगता है कि स्टार्स जो है ट्विंकल कर रहे हैं, है ना, कभी ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, कभी कम ब्राइट दिखते हैं, कभी अलग पोजीशन पर दिखते हैं, कभी किसी और पोजीशन पर दिखते हैं। ठीक, तो ये होता है कारण जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का। जो दूसरे तरह का फेनोमेना हम लोग देखते हैं वो ये है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब ये हुआ कि जब सूरज जो है वो निकला नहीं होता है, जब हमारे पास सन लाइट आ नहीं रही होती, एक्चुअली में आनी नहीं चाहिए थी, तब भी हमें सन दिखता है। क्यों दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये अर्थ है ना, ये अर्थ है और सन इधर है ना। तो यहाँ से जो लाइट आ रहा होता है, देखेंगे आप कि अगर यहाँ से हम लोग सीधा अगर देखें इधर, तो इधर हमें सन कहीं नहीं दिखेगा, सन जो है अभी नीचे है। वो हॉरिजॉन्टल लेवल जो है इस ऑब्जर्वर के लिए, हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा होना चाहिए, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल कहीं ये होना चाहिए, है ना। ये अर्थ का सेंटर है, ये रेडियल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर सन नहीं है, सन कहीं नीचे है, फिर भी उसको दिख रहा है सन। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट जा रहा था वो लाइट बार बार फिर से बेंड हो रहा है। क्यों बेंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर का एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है ना। तो इस तरह से ये बेंड हो रहा है। जैसे यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन जो है ना ये नॉर्मल होगा, यहाँ पर जो मैंने लेयर दिखाया है एयर का, वो लेयर स्फेरिकल शेप का है, यहाँ पर फ्लैट दिखाया था, ठीक है। चूंकि ये अर्थ जो है स्फेरिकल शेप का है तो इसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो भी स्फेरिकल शेप का ही है। तो यहाँ से जो लाइट जा रहा है, ये देखेंगे यहाँ पर नॉर्मल जो था वहाँ पर ये बेंड हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, यहाँ पर एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ तरह से बेंड हो गया है। फिर अगली बार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर से चेंज हुआ, लेयर चेंज हुआ, तो यहाँ पर नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी देखेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा जो कि इस एंगल से और छोटा हो जाएगा, यानी लाइट रे जो है यहाँ पर फिर से बेंड हो गया है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। तो इस तरह से ये घूम करके ऐसे जा रहा है ऑब्जर्वर के पास, है ना। तो इस ऑब्जर्वर को ये जो लाइट रे यहाँ से आया है, वो लाइट रे कहाँ से आता हुआ दिखेगा, ये दिखेगा यहाँ से, सामने से। तो चूंकि इसको यहाँ से आता हुआ दिखेगा तो लगेगा कि सन जो है इसके लिए यहाँ पर है, मतलब इसको सन का एक्चुअली में इमेज यहाँ दिख रहा होता है। ये एक्चुअली में क्या है, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है ना। चूंकि लाइट रे यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स की वजह से रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, इसलिए इसको सन वहाँ पर दिखता है, जबकि सन वहाँ पर है नहीं, वो अभी नीचे है, उसको दिखना नहीं चाहिए था। मतलब सनराइज एक्चुअली में अभी हुआ नहीं है, लेकिन सनराइज हमें दिखता है क्योंकि लाइट जो है वो बेंड होकर के पहले ही हमारे पास आ रही होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज का मतलब समय से पहले जो है वो सूरज हमें दिखने लगा है। सूरज जो है अभी एक्चुअली में बाहर आया नहीं है, फिर भी हमें दिख रहा है, तो ये एडवांस सनराइज हो गया। इसके बाद जो दूसरा है वो है डिलेड सनसेट, बिल्कुल सेम रीजन है। डिलेड सनसेट में क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो सन है वो चले गया है नीचे, है ना। सनसेट एक्चुअली में हो चुका है, सन जो है नीचे चला गया है, फिर भी वहां से लाइट रे हमें यहाँ आ रही होगी, हमें सन वहां दिख रहा होगा, है ना। तो एक्चुअली में सनसेट यहाँ पर हो चुका है, मतलब सन हमें दिखना नहीं चाहिए था, फिर भी उसका इमेज हमें वहां दिख रहा होता है, वहां से लाइट जो है बेंड होकर हमारे पास आ रहा होता है। तो हमें क्या लगता है कि अभी सनसेट हुआ नहीं है ना, हमें डिलेड सनसेट दिखता है। सनसेट
हो चुका होता है, फिर भी हमें लगता है कि अभी सनसेट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास लाइट बेंड होकर के आ रही होती है। तो ये जो 3 फेनोमेना मैंने बताया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ये तीनों जो फेनोमेना है वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि जो एयर है, एयर का टेम्परेचर डिफरेंट लेयर के लिए डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट टेम्परेचर हो जाता है तो डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हो जाता है, और उसकी वजह से जो लाइट आ रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट से वो बार बार बेंड हो जाता है, और जब बेंड हो जाता है तो उसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट किसी और पोजीशन पर दिख रहा होता है ना। तो चाहे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो या ये हो, ये एयर का जो डिफरेंट लेयर होता है उसके थ्रू रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। अब हम लोग एक दूसरे तरीके के फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग अपनी भाषा में समझें, इसको कहते हैं लाइट का बिखरना, है ना। मतलब होता क्या है कि जब लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर में कई सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो उनसे जब लाइट टकराता है, उनसे कोलिजन होता है लाइट का या फोटोन का कहें, तो कोलिजन होता है तो इधर उधर बिखर जाता है ना। तो जो बिखर जाता है उसको हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं, और उस स्कैटरिंग की वजह से कई तरह के डिफरेंट तरह के हमने जो है फेनोमेना जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, है ना। जैसे कि एक होता है, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? जब भी हम लोग देखते हैं कोई रोशनी आ रही है, हम लोग कहते हैं जैसे जंगल में जो है लाइट जो है रोशनी छन करके आ रही होती है ना। अगर कहीं पर धुआं निकल रहा हो तो धुएं के साथ में वहां भी रोशनी निकल रही होती है, इसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब लाइट आता है तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वहां से टकराने के बाद वो जो है रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होता है मतलब इधर उधर बिखर जाता है, इधर उधर बिखर करके हमारी आंख तक पहुंचता है। जब हमारी आंख तक पहुंचता है तो जो लाइट आ रहा था, जो बीम आ रहा था, जो रोशनी आ रही थी, वो हमें विजिबल हो जाती है, हमें दिखने लगती है। तो इसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो इसको समझते हैं। क्या लिखा है? कहा गया है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इंक्लूड्स स्मोक, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air. When a beam of light strikes such fine particles, the path of beam becomes visible. जो मैं बता रहा था कि जब इनसे लाइट टकराता है, टकरा करके रिफ्लेक्ट होता है, तो उसका जो पाथ है बीम का वो हमें दिखता है। उसी पाथ को तो हम लोग, उसी बीम को तो हम लोग रोशनी कहते हैं, है ना। तो रोशनी हमें दिखने लगती है। तो एक्चुअली में क्या है कि वो डस्ट पार्टिकल्स से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इधर बिखर करके हमारे आंख के पास आ रहा होता है। जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है वहां पर, वो एक्चुअली में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। डिफ्यूज का मतलब हुआ कि लाइट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आगे बताया गया द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली, है ना। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है बाय दिस पार्टिकल्स। The phenomena of scattering of light by colloidal particles gives rise to Tyndall effect। ये Tyndall effect मैंने बताया कि जब स्कैटरिंग होता है इन पार्टिकल से, स्कैटरिंग का मतलब कि टकराने के बाद लाइट इधर उधर बिखर जाता है, तो उसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट आता है। टिंडल इफेक्ट क्या है कि वो रोशनी जो है, वो बीम जो है हमें दिखने लगता है, तो उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स पार्टिकल्स विजिबल। तो इस स्कैटरिंग की वजह से वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमें दिख रहे होते हैं। रोशनी क्या है? रोशनी हमें एक्चुअली में लाइट हमें नहीं दिखता, हमें तो दिखते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों के पास आ रहा होता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग की वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं हमें दिखने लगते हैं, और वो दिखने लगते हैं तो हम उसी को रोशनी कहते हैं कि रोशनी आ रहा है ना। तो ये जो स्कैटरिंग का फेनोमेना है, इसकी वजह से हमें दो डिफरेंट तरह के फेनोमेना ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे कि ये है, कहा जाता है व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। स्काई जो है हमें ब्लू क्यों दिखता है? वो इसलिए दिखता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वहां पर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, बहुत छोटे होते हैं। उनका साइज जो होता है विजिबल लाइट के वेवलेंथ से भी छोटा होता है,
और जब विजिबल लाइट के वेवलेंथ से उनका साइज छोटा हो जाता है तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा स्कैटरिंग कराते हैं। वो ज़्यादा स्कैटरिंग कराते हैं मतलब लाइट को इधर उधर रिफ्लेक्ट खूब करते हैं। और स्पेशली जितना जो छोटा साइज होता है वो उतना ही छोटे वेवलेंथ के जो लाइट होते हैं उनको ज़्यादा स्कैटर करता है। तो छोटे वेवलेंथ का लाइट क्या होता है, ब्लू होता है ना। ब्लू कलर का वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट में कम होता है। रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है ना। तो ब्लू कलर का वेवलेंथ चूंकि कम होता है, छोटा होता है, तो उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। अब स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है कि जो आसमान में जो है हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो मोलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। एक रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरे पर जाएगा, दूसरे टकराएगा, फिर तीसरे में जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि वो सारे मोलिक्यूल्स हमें विजिबल हो जाते हैं। मोलिक्यूल्स विजिबल हो जाते हैं क्यों? क्योंकि वही लाइट जो है, जो ब्लू कलर का जो लाइट है, वो बार बार उनसे टकरा करके और थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों के पास आ रहा होता है। बाकी जो वेवलेंथ है, जैसे रेड कलर की बात करें, वो तो सीधे आ जाता है। जो लाइट सीधा आता है, हमें लाइट नहीं दिखता, हमें क्या दिखता है, पार्टिकल दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि स्कैटरिंग की वजह से हमें पार्टिकल्स दिखते हैं। हमें एक्चुअली में लाइट नहीं दिख रहा होता है, हमें पार्टिकल्स दिखते हैं। तो आसमान में जो पार्टिकल्स हैं वो किस कलर के दिखेंगे? जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगे, है ना, या जिस कलर को वो हमारे पास भेजेंगे। तो वो ज़्यादा हमारे पास किस कलर को भेजते हैं? पार्टिकल्स ब्लू कलर को भेजते हैं। बाकी कलर तो सीधा आकर निकल जाता है, किसी पार्टिकल से टकराने की वजह से वो नहीं आता, वो सीधा निकल के आ जाता है। तो मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं जो स्काई में, वो सारे पार्टिकल्स ब्लू कलर को ही बार बार रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इधर उधर भेज रहे होते हैं। और इस तरह से बिखर करके जो ब्लू कलर है वो हमारी आंख के पास आता है, मतलब ऊपर से नीचे आता है। तो हमारे पास ब्लू कलर जो है वो आ रहा होता है, वो मोलिक्यूल से, पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर के। तो हमें वो जो मोलिक्यूल्स हैं वो थोड़े थोड़े ब्लू कलर के दिख रहे होते हैं। तो हमें क्या लगता है कि जो आसमान है, जो स्काई है, वो ब्लू है ना। तो ब्लू कलर जो है स्काई का, उसका रीजन ये है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जो है वो लाइट का बिखरना को बोलते हैं। और लाइट किस कलर का लाइट बिखरता है? यहाँ पर ब्लू कलर का लाइट ही बिखरता है, और इसीलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। एक और फिनोमेना होता है कि जब सनराइज और सनसेट होता है, उस टाइम पर सन हमें रेड कलर का दिखता है, जबकि दोपहर में देखेंगे तो व्हाइट कलर का दिखता है ना। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक डायग्राम बनाया है। जैसे ये सन है, ये मॉर्निंग में हॉरिजॉन्टल लेवल के आसपास कहीं होता है, और दोपहर में सन जो है ऊपर होता है ना। तो चूंकि सन जो है वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल पर होता है और थोड़ा दूर ही होता है ना। तो लाइट जो है यहाँ से जब जाता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये लाइट ज़्यादा ट्रेवल करता है। ज़्यादा ट्रेवल करता है तो क्या होता है, स्कैटरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्कैटरिंग के चांसेस बढ़ते हैं तो जो ब्लू कलर है उसका स्कैटरिंग यहाँ पर भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो स्कैटरिंग होने के बाद वो क्या होता है कि जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो बाहर दूर की तरफ हो जाती है, इधर रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर ही आ जाता है, हमारी तरफ नहीं जाता है ना। तो जैसे कि इस केस में जो बताया था ब्लू स्काई वाले केस में, तो उसमें जो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग होकर के जो ब्लू कलर है वो हमारे पास आता है। इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग होकर के ये दूर भाग जाता है ना। तो हमारे पास कौन सा लाइट पहुंचता है जिसका स्कैटरिंग नहीं हुआ हो या कम हुआ हो? तो रेड कलर का स्कैटरिंग इसमें सबसे कम होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो रेड कलर हमारे पास पहुंचता है, और इसीलिए हमें सन जो है रेड कलर का, रेडिश कलर का दिखता है। जबकि दोपहर में क्या होता है, दोपहर में सीधे ऊपर से आ रहा होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। और इसमें वैसे भी चूंकि एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्मल डायरेक्शन में आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं, डिस्टेंस कम है तो स्कैटरिंग के चांसेस कम होते हैं। स्कैटरिंग का चांस कम होता है तो ब्लू कलर भी स्कैटर नहीं होता, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी कलर, बाकी कलर तो वैसे भी स्कैटर नहीं होते क्योंकि उनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ब्लू कलर भी ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाता। तो होता क्या है, यहाँ पर हमारी आँख के पास लगभग सारे ही कलर पहुँच रहे होते हैं। हमारी आँख के पास जब सारे कलर पहुँचेंगे, सातों कलर पहुँचेंगे, तो हमें तो व्हाइट लाइट दिखेगा। और इसलिए दोपहर में सन जो है
वो करीब करीब व्हाइट जैसा दिखता है, जबकि मॉर्निंग और इवनिंग में वो रेडिश कलर का दिखता है। ठीक, तो ये जो फेनोमेना थे किस वजह से हो रहे हैं? स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ? लाइट जो है वो डस्ट पार्टिकल से, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे, या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनसे टकराने के बाद, कोलाइड होने के बाद, कोलिजन करने के बाद इधर उधर बिखर जाता है, उसको हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं।